बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BS इंग्लिश 4 ईयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द प्यूरिटन एज और द एज ऑफ मिल्टन। इन दोनों नामों से इस टाइम पीरियड को, इस एज को हम जानते हैं। इसका जो इरा है, टाइम पीरियड है, वो 1600 से लेके 60 तक चलता है, 60 साल तक। इससे प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर हम लिटरेचर की हिस्ट्री को डिस्कस कर चुके हैं शुरू से लेके। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ द एज, कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 टाइप ऑफ पोइट्री, राइटर्स, थीम्स, स्टाइल एंड जॉनरास ऑफ दिस एज। इस वीडियो के अंदर हम इन सब को डिस्कस करेंगे। सो इन द नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। बैकग्राउंड की बात करें तो प्यूरिटन का जो वर्ड है ये प्योर से आया है। ये उस वक़्त के जो लोग थे वो प्रोटेस्टेंट जो थे वो अपने चर्च ऑफ इंग्लैंड को, प्रोटेस्टेंट्स का जो चर्च ऑफ इंग्लैंड था उसको प्योरीफाई करके जो कैथोलिसिज्म रिलीजन के एलिमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनको एलिमिनेट करके, ख़त्म करके बिल्कुल प्योर करना चाहते थे। तो इनका इमर्ज हुआ 17वीं सेंचुरी में। इस वजह से इनको प्यूरिटन्स कहा जाता था, प्यूरिटन्स के नाम से ये कहलाए। दे वर लार्जली असाइंड विद पार्लियामेंटेरियंस। पार्लियामेंटेरियंस उस वक़्त का जो राजा था 1625 से लेके 49 तक चार्ल्स वन था। तो उस वक़्त के जो पार्लियामेंट के लोग थे, पार्लियामेंटेरियंस थे, वो इनके साथ, प्यूरिटन्स के साथ लार्जली असाइंड थे। उस वक़्त इंग्लैंड के अंदर एक सिविल वार हुई चार्ल्स वन की वजह से, क्योंकि चार्ल्स वन के कुछ कानून, कुछ रूल्स रेगुलेशंस कुछ इस तरह के थे, एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की थी जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे रीज़न्स इसकी, जिस वजह से सिविल वार हुई। इस सिविल वार के दौरान राइज़ ऑफ पार्लियामेंटेरियंस हुआ कि पार्लियामेंटेरियंस ने खुद राज संभाल लिया और जो चार्ल्स वन है इसको बेहेडेड कर दिया, इसका सरकलम कर दिया और ख़ुद वो उन्होंने थ्रोन को संभाल लिया। ओलिवर क्रोमवेल लॉर्ड प्रोटेक्टर था, कॉमनवेल्थ इरा का कॉमनवेल्थ इरा। और इससे पहले जो इंटेरिगनम, हम इसी टाइम पीरियड को कहते हैं। और कैरोलिन एज, जैकोबिन एज, इनको हम प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आप इसको बड़े क्लियरली समझ पाएंगे, इस सारे बैकग्राउंड को। तो ओलिवर क्रोमवेल जो था ये लॉर्ड प्रोटेक्टर बना कॉमनवेल्थ इरा के अंदर। कॉमनवेल्थ इरा जो है ये 1649 से लेके 1660 तक चलता है। इस टाइम पीरियड के अंदर कोई राजा नहीं था। पार्लियामेंटेरियंस ने इस टाइम पीरियड के ऊपर राज किया था, डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो जो ओलिवर क्रोमवेल था ये 1653 से लेके 1658 तक चला था। इसका भी राज ही था एक किस्म का, लेकिन ये कोई बादशाह नहीं था। ये जैसे एक प्रेसिडेंट होता है इस तरह से था। लॉर्ड प्रोटेक्टर था, प्रेसिडेंट भी नहीं था, लेकिन एक तरह से उसकी की तरह ये रूल कर रहा था। उसके बाद इसके बाद इसका जो बेटा था रिचर्ड, वो भी 1 साल तक रहा था लॉर्ड, लेकिन बाद में उसे हटा के दोबारा चार्ल्स टू आ गया था, इसका चार्ल्स वन का बेटा। चार्ल्स वन का डिक्लाइन किस तरह से हुआ, इसकी रीज़न जो है वो ये है कि मैरिज हुई थी इसकी हेनरियाटा मारिया से। हेनरियाटा मारिया जो है ये एक औरत थी, रोमन कैथोलिक रिलीजन से ये इसका ताल्लुक़ था। तो जो ये था चार्ल्स वन, ये प्रोटेस्टेंट था, इसने शादी की थी रोमन कैथोलिक से। तो उस वक़्त के लोगों ने इसके ऊपर भी काफ़ी शोर मचाया कि आपने क्यों शादी की है रोमन कैथोलिक से, क्योंकि रोमन कैथोलिक जो चर्च था, जो रिलीजन था, इसको बिल्कुल ही वो जो क्रिश्चियन है गलत कंसीडर करते थे। इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी शोर किया। ये भी एक रीज़न बनी। हैवी टैक्सेस एंड शिप मनी के ऊपर काफ़ी टैक्सेस इसने लगा दिए। वैसे भी जितने भी ओवरऑल टैक्सेस थे इसने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए, ये भी एक मेन वजह बनी। टायरनी, बहुत ज़्यादा जुल्म करता था, एक डिक्टेटरशिप के अंदर इसने रह के रूल किया था इस इंग्लैंड के ऊपर। तो ये भी एक बड़ी रीज़न थी। कन्फ्लिक्ट विद पार्लियामेंटेरियंस, पार्लियामेंट के अंदर इसकी कन्फ्लिक्ट चल रही थी, क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस के जो उनके नज़रियात थे, आइडियोलॉजीज़ थी, उनके बिल्कुल ये ओपोज़िट था, उनके बिल्कुल ये ख़िलाफ़ काम किया करता था। इस वजह से उनसे भी नहीं थी बन आती। इस वजह से ये 59 जजेस जो थे उन्होंने साइन करके चार्ल्स वन को के डेथ वारंट के ऊपर चार्ल्स वन को
बिहेडेड कर दिया, इसके सर को कलम कर दिया। इसका जो बेटा था चार्ल्स II वो यहाँ से भाग के फ्रांस चला गया। अक्टूबर 1660 के अंदर चार्ल्स II जो है वो दोबारा से आता है वापस, जो इसका बेटा है वो किंग बन जाता है। और ये जो किंग है इस वक्त का चार्ल्स II, ये फिर अपने फादर का रिवेंज लेता है, बदला लेता है जो हायर पोजीशनर्स के ऊपर होते हैं। इसको मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया है किस तरह से उसने बदला लिया था। करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो प्यूरिटन्स जो हैं इनका एम्फसाइज जो था ये राइटियसनेस के ऊपर था, खुद की इस्लाह या ओवरऑल इस्लाह करना, राइटियसनेस अच्छाई के ऊपर था। इंटेग्रिटी यानी कि रास्तबाजी, सीधे रहना, दो नंबरी ना करना कह लें इन सादा लफ्ज़ों के अंदर, इसके ऊपर इनका एम्फसाइज़ था। मोरालिटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये एम्फसाइज़ करते थे। सोसाइटी के अंदर मोरालिटीज़ को, मोरल्स को, एथिक्स को ये इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। लेकिन इनके अंदर एक और चीज़, दूसरा जो अपोजिट चीज़ पाई जाती थी वो रिजिडिटी है। रिजिडिटी यानी कि बहुत ज़्यादा सख्ती, बड़ा गैर लचकीलापन, ये जो थे इनके अंदर ये भी चीज़ पाई जाती थी। इसके साथ साथ क्योंकि ये रिलीजियस को ज़्यादातर इम्पोर्टेंस देते थे दूसरी चीज़ों की निस्बत, तो नैरोनेस भी इनके अंदर ये भी बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। बहुत ही ज़्यादा ये नैरो माइंडेड थे। कंडेमनेशन ऑफ आर्ट को इन्होंने बहुत ज़्यादा कंडेम किया था, उसको मुजरिम ठहराया। और आर्ट के ख़ास तौर पे ड्रामा के अंदर ये जो थिएटर जो थे, थिएटर वर क्लोज्ड बिकॉज दे कंसीडर ड्रामा एज एन इमोरल। ड्रामा को ये इमोरल कंसीडर करते थे। थिएटर्स को इन्होंने 18 साल तक बंद कर दिया था, बल्कि क्योंकि जब चार्ल्स II आया था तो उसने रीओपन किया था थिएटर्स को। तो उस टाइम पीरियड तक जो बनता है वो टाइम है 18 साल। इनका इमोरल कहने का जो पर्पस था वो ये था क्योंकि ड्रामाज जो थे ये इतवार वाले दिन हुआ करते थे। इतवार वाला जो दिन था संडे का, उस दिन को इनकी वर्शिप होती थी, क्रिश्चियंस की वर्शिप डे था ये इनका। तो इस वजह से भी ये भी एक वजह थी कि ये ड्रामा को इमोरल कहते थे। वैसे भी ड्रामा के अंदर जो फीचर्स जो इसके अंदर एलिमेंट्स हैं उसको ये कंडेम करते थे, इस वजह से उसको इमोरल कहते थे कि ये सोसाइटी के अंदर मोरल्स और एथिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट है। स्ट्रगल फॉर रिलीजियस लिबर्टी। रिलीजियस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलीजियस जो यानी कि एक थीम है, वो मेन थीम है इस टाइम पीरियड के अंदर। रिलीजियस को बहुत ज़्यादा इन्होंने इंपॉर्टेंस दी थी। रिलीजियस की जो एक्टिविटीज़ है रिलीजन की, उसको ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देते थे एज़ कम्पेयर टू अदर्स। लेक ऑफ रोमांटिक टच एंड पेसिमिज़म। रोमांटिक टच बिल्कुल भी नहीं था इनके वर्क्स के अंदर। पेसिमिज़म बहुत ज़्यादा थी, रोमांटिक बहुत कम टच था लेकिन बहुत ही कम था टच रोमांटिक का। और पेसिमिज़म थी एज़ ओपोज टू ऑप्टिमिज़म। बेस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्न चीज़ों की, जैसे कि इनके अंदर ये नेगेटिविटीज़ भी पाई जाती थी, इसके साथ साथ मॉडर्निटी भी इसी टाइम पीरियड के अंदर से शुरू होती है। इससे पहले तो रेनेसेंस के अंदर मॉडर्निटी आ चुकी थी, लेकिन इस टाइम पीरियड में भी मॉडर्निज़म जो थी वो पीक पर थी, यानी कि काम चल रहा था साइंस के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर। रीज़न, लॉजिक एंड आर्गूमेंट्स, ये भी मेन करैक्टरिस्टिक है क्योंकि लॉजिकली लोग सोचना शुरू हो गए थे। रीजनिंग थी, लोगों ने क्वेश्चनिंग शुरू कर दी थी, आर्गूमेंट्स वगैरह करना शुरू कर दिए थे। तो इस लिए भी ये भी एक इसकी करैक्टरिस्टिक है। हेट ऑफ पेट्रार्की एंड मोनार्की। पेट्रार्की को ये हेट करते थे, यानी कि जो पेट्रार्की है, वडेरापन, जिस तरह फ्यूडलिज़म है, उसको भी ये हेट करते थे। और मोनार्की जो शाही राज है, उसको भी ये हेट करते थे। इसी वजह से इन्होंने चार्ल्स I को बिहेडेड कर दिया था। 3 टाइप पोइट्री, 3 तरह की पोइट्री इनके टाइम पीरियड में मिलती है हमें, जो कि फ़ेमस है इस टाइम पीरियड के अंदर। और ओवरऑल इंग्लिश लिटरेचर के अंदर ये 3 टाइप पोइट्री, इसके अंदर पहला जो स्कूल है वो स्पेंसर का है। एडमंड स्पेंसर इस टाइम पीरियड के एक राइटर हैं। इनके जो थीम थे इन पोइट्स के, वो रिलीजियस पोइट्री लिखा करते थे। क्लासिकल मिथोलॉजीज़, द्योम लाइक किस्से कहानियाँ, मिथोलॉजीज़ जो हैं उनके ऊपर इनका काम था। शिवलरिक रोमांस यानी कि नोबेलिटी और नाइट्स की जो स्टोरीज़ थी वो भी ये लिखा करते थे, पीक पर थी इनकी स्कूल ऑफ स्पेंसर की। इसके जो राइटर्स हैं स्कूल के, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डैनियल, माइकल ड्रेटन,
विलियम ब्राउनी, ये जो है ये फेमस 4 राइटर्स हैं इस स्कूल के। इसके बाद मेटाफिज़िकल पोइट्स जो हैं, इनके जो फादर जॉन डन को कंसीडर किया जाता है। जॉन डन जो हैं इसके काफ़ी वर्क्स हैं जिनके अंदर हमें मेटाफिज़िकल टच मिलता है। ये जो इनका थीम्स हैं इनके वर्क्स के अंदर एजुकेशन और इनकलकेट करेंगे, हदायत और एजुकेट करने वाले थीम्स इनकी पोइट्री के अंदर हमें मिलेंगे। रियलिटी एंड बियॉन्ड रियलिटी, यानी कि वही मेटाफिज़िकल वाला कंसेप्ट के रियलिटी और बियॉन्ड रियलिटी को ये अपने वर्क्स के अंदर डिस्कस करते थे। रिलीजियस लव एंड पीस, ये भी इनके मेन थीम हुआ करते थे इनके वर्क्स के अंदर। जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्राशे, अब्राहम कोले, हेनरी वगन, एंड्री मार्वल, ये जो हैं ये मेन राइटर्स हैं। एंड्री मार्वल जो है ये इसके साथ साथ जो एडमंड स्पेंसर स्कूल ऑफ स्पेंसर है उसके भी राइटर हैं। इन दोनों के अंदर इसके वर्क्स मिलते हैं, दोनों के थीम्स के साथ ये वर्क लिखा करते थे। और ये एंड्रू मार्वल वही है जिसने जॉन मिल्टन, जब जॉन मिल्टन ब्लाइंड हो गया था तो ये उसका असिस्टेंट था, उसका हेल्पर था उसके साथ। कविलियर पोइट्स आ जाते हैं। कविलियर पोइट्स के अंदर जो बेन जॉनसन है ये एक मेन राइटर हैं। बेन जॉनसन कविलियर पोइट्स कौन थे? कविलियर पोइट्स वो पोइट्स हैं जो लिखा करते थे उस वक़्त का जो रॉयल सिस्टम था, या कह लें कि जो उस वक़्त का राजा था उसके लिए लिखा करते थे, उसकी फेवर में वर्क्स लिखा करते थे, इसलिए इनको कविलियर पोइट्स कहते हैं। इनके जो थीम्स हैं लाइट हार्टेड एंड एलिगेंट स्टाइल हैं, बड़े लाइट हार्टेड और खुशनुमा किस्म के इनके थीम्स हुआ करते थे। लव एंड रोमांस इनके थीम्स के अंदर मिलता है। लॉयल्टी एंड ऑनर्स, ये भी लॉयल्टी एंड ऑनर्स क्योंकि ये अपना जो बादशाह है उसकी फेवर में लिखा करते थे, इस वजह से लॉयल्टी एंड ऑनर भी इनके जो वर्क्स के हैं उनका वर्क्स के अंदर मेन थीम है। नेचर एंड ब्यूटी के अंदर भी ये काफ़ी वर्क्स लिखा करते थे। इनका जो थीम था नेचर और ब्यूटी का, ये भी इनके वर्क्स के अंदर मिलता है। इंटरटेनमेंट इतना ज़्यादा टच नहीं था, लेकिन कुछ हद तक इंटरटेनमेंट इनकी मिलती है, वो भी जो रॉयल्टी के ऊपर वर्क्स हैं इनके, उनके अंदर मिलती है ये। इनके जो मेन राइटर हैं वो जॉन सकलिंग है, थॉमस कैरी, रिचर्ड लवलेस, रॉबर्ट हैरिक, एडमंड वालर, ये जो हैं ये मेन राइटर्स हैं इस स्कूल के। इसके अंदर जो रॉबर्ट हैरिक हैं ये बहुत ही फेमस हैं बेन जॉनसन के बाद, और सर जॉन सकलिंग जो हैं ये भी एक फेमस राइटर हैं इसके अंदर। इसके बाद राइटर्स आ जाते हैं। राइटर्स जो इस टाइम पीरियड के अंदर थे वो जॉन मिल्टन, क्योंकि जॉन मिल्टन आपको बताया कि ये इस एज को जॉन मिल्टन, एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं। इस वजह से किस वजह से जानते हैं, इसकी मेन वजह जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन एक फेमस राइटर हैं इस टाइम पीरियड के। ये वही राइटर हैं जिन्होंने पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी है, फिर उसके बाद रीगेंड पैराडाइज़ लॉस्ट लिखी है। तो ये इस टाइम पीरियड के एक फ़ेमस राइटर थे। उसके बाद फ्रांसिस बेकन आ जाते हैं। फ्रांसिस बेकन जो है इनको फादर ऑफ एम्पीरियलिज्म भी कहा जाता है। जॉन डन मेटाफिज़िकल पोइट के फादर हैं, ये भी इस टाइम पीरियड के फ़ेमस राइटर हैं। थॉमस ब्राउनी, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड क्रैशे, जॉर्ज हर्बर्ट, ये जो हैं ये मेन राइटर्स हैं। इनके बाद जो जॉर्ज हर्बर्ट हैं, इन तीनों के बाद जॉन मिल्टन, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन के बाद जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं ये एक प्रोमिनेंट फिगर हैं इस टाइम पीरियड के। थीम्स की बात करें तो रिलीजियस फेथ एंड डिवोशन, इसका जो मेन थीम है इस टाइम पीरियड का वो ये है। रिलीजियस के ऊपर, ये रिलीजन के ऊपर काफ़ी पोइट्री, ड्रामाज और दूसरे वर्क्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते थे राइटर्स। मोरल एंड स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन मिलती है, मोरालिटीज़, एथिकल स्पिरिचुअलिटी जो है ये चीज़ें हमें इनके वर्क्स के अंदर मिलती हैं। इनके ऊपर इनका ज़्यादा एम्फसाइज था। ट्रांजेंस ऑफ अर्थी लाइफ जो है, ट्रांजेंस यानी कि टेम्परेरी लाइफ, जो अर्थी लाइफ है इसको टेम्परेरी लाइफ कंसीडर करते थे क्योंकि रिलीजियस लोग थे, तो इसके ऊपर भी काफ़ी ये वर्क लिखा करते थे। जजमेंट एंड रिडेम्पशन, जजमेंट जो है ये भी एक मेन थीम था। रिडेम्पशन, किस तरह से इंसानी रूह की रिडेम्पशन होगी, किस तरह से इसको मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, आज़ादी मिलेगी, इसके ऊपर भी ये थीम भी
इस टाइम पीरियड का मेन थीम था। सिंप्लिसिटी यानी ह्यूमिलिटी, सादगी और आजिज़ी जो थी, ये भी एक फेमस थीम था। इन्फ्लुएंस ऑफ बाइबल टेक्स्ट, बाइबल के टेक्स्ट वगैरह के ऊपर ये वर्क लिखा करते थे। नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना आपको पता है कि किसी भी राइटर्स के वर्क्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो क्योंकि रिलीजन के साथ ये लिंक थे, तो नेचर की बात ना करें ये हो नहीं सकता। इनका नेचुरल फेनोमेनास के ऊपर भी काफ़ी जो है इन्फ्लुएंस है। नेचुरल फेनोमेना का थीम भी इस टाइम पीरियड का एक मेन थीम है। मेटाफिज़िकल पोइट्री, वही रियलिटी बियॉन्ड रियलिटी वाला कंसेप्ट आ गया कि मेटाफिज़िकल जो पोइट्री है वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर काफ़ी प्रोड्यूस की थी राइटर्स ने, जैसे कि जॉन डन जो हैं वो फादर थे मेटाफिज़िकल पोइट्री के। स्टाइल एंड जॉनरास की बात करें तो प्रोज़ और ऐसे जो है ये इस टाइम पीरियड की एक मेन पैदावार है समझ लें, क्योंकि प्रोज़ और ऐसे को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी इस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये मेन जॉनरास थे, थीम्स थे, कैटेगरीज थी वर्क्स की। एलिगरीज़ वो वर्क्स होते हैं जिनके अंदर दो मीनिंग हमें मिलते हैं, यानी कि एक तो हमें फ़िज़िकल जो थीम नज़र आ रहा होता है, एक जो हमें पढ़ने में आम पता चल जाता है, आम पढ़ने में उसका थीम, लेकिन एक डीप मीनिंग होता है जो कि उसके अंदर छुपा होता है। उनको एलिगरीज़ कहा जाता है उन वर्क्स को। तो ये भी एक मेन जॉनरा था। सरमन्स यानी कि डिवोशनल वर्क्स जो थे वो लिखे जाते थे। थियोलॉजिकल ट्रीटाइज़ जो है ये ऐसे से बड़ा होता है, ये भी एक इस टाइम पीरियड का वर्क था। थियोलॉजिकल यानी कि मजहबी जो ट्रीटाइज़ थे वो लिखे जाते थे। हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड डायरीज़ यानी कि क्रॉनिकल्स जो थे, हिस्टोरिकल डायरीज़ थी, हिस्ट्री के ऊपर भी जो जॉनरास थे वो लिखे जाते थे। लिरिक्स जो है ये भी लिखी जाती थी। लिरिक्स जो हैं ये उन सॉन्ग्स को कहते हैं जो इमोशंस और फीलिंग्स के ऊपर मुबनी होते हैं इंसान की, और एक सॉन्ग की फॉर्म में होते हैं। राइम स्कीम होती है इनके अंदर, एक पोइम जिसे कहते हैं, इस तरह से ये चलते हैं लिरिक्स। तो ये भी जॉनरा है इस टाइम पीरियड का। एपिक्स लिखी जाती थी, जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है इस टाइम पीरियड की और बहुत ही फेमस एपिक है। सिर्फ ना सिर्फ ये इस टाइम पीरियड की बल्कि ओवरऑल लिटरेचर के अंदर फेमस एपिक है। तो ये दोस्तों ये सारे वर्क्स थे इस टाइम पीरियड के अंदर। तो दोस्तों आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स दैट आई पोर्ट्रेड, दैट आई ट्राइड टू कन्वे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका अल्लाह हाफिज़।